हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में यूएसए के सेलियन फीचर्स को पढ़ेंगे। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या बेसिक फीचर्स है, क्या उसके बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग या फिर डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग दिखाते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज कवर अप करेंगे। इसी में हम लोग जो भी आगे के कई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपको पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या फिर कैसा लेजिस्लेचर है या फिर कैसे सीनेट एट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या होता है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इसी वीडियो में सेलियन फीचर्स में ही कवर अप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉलोइंग आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये यहाँ पर लिखे हुए हमारे 9 फीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो है वो है इनैक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अगर हम लोग ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो हमें पता है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, और इनैक्टेड तो वो है ही नहीं। वो कैसा है, वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। बट जो हमारा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो रिटन है प्लस इनैक्टेड है। यानी इसको एक बार में फॉर्मुलेट करके डॉक्यूमेंट बना करके इसको एक बार में ही बना दिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बाद हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस पढ़ेंगे। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितने इजीली ऑर्डिनरी लॉज और स्पेशल लॉज दोनों अमेंड हो जाते हैं या बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अमेंडमेंट की प्रोसेस काफ़ी रिजिड होती है। डुअल प्रोसेस होती है, जिसको आगे हम लोग अभी देखेंगे। फेडरल सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। और सीनेट क्या है, इसका पावरफुल अपर चैम्बर है। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बन जाता है कि जिसमें हमें बताना होता है कि सीनेट की पावर्स बतानी होती है और किस तरीके से सीनेट जो है ये एक ऐसा अपर चैम्बर है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है उसमें अपर चैम्बर्स थोड़े वीक होते हैं और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। पॉपुलर सोवरेनिटी है यहाँ पर, यानी कि पीपल का रूल है, पॉपुलर सोवरेनिटी। और जुडिशियल रिव्यू है, रिपब्लिकनिज्म यानी इलेक्टेड हेड है। तो इन सबको हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर। और यहाँ पर 10th पे हम लोग बिल ऑफ राइट्स, जुडिशियल सुप्रीमेसी और स्पॉइल सिस्टम्स को भी देखेंगे। यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट जो है ये आ जाता है इनैक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइंड प्लेस इन इट बीइंग अ formulated instrument made by the eminent leaders of USA. So this is a formulated instrument. Here you can see it is a formulated instrument. That means it was made firstly and then it got enacted. Next is the Constitution of USA is a brief document consisting of 7 articles. There are 7 articles in the Constitution of USA which are related to the structure and powers of legislative, executive and judiciary. Next point is rigid constitution. So see, for making an amendment, basically rigid constitution denotes rigidity or flexibility, depends upon how an amendment process can be done in a constitution. So this is a very rigid constitution, the American Constitution, because there are 2 processes. The first process is proposal of the amendment. So how will this amendment be proposed? So there are 2 ways, either by 2/3 votes of the both houses of Congress or by constitutional convention called by Congress when petitioned. There will be petitioned to do so by 2/3 states. So there are 2 conditions for proposing an amendment in the US Constitution. Next is the ratification of proposals. Now how will these proposal, see both the things, जो पहला वाला प्रपोजल का तरीका है, अगर उस तरीके से प्रपोजल होगा तो रेटिफिकेशन पहले वाले तरीके से होगा, ठीक। यानी बाय लेजिस्लेचर इन 3/4 ऑफ स्टेट। यानी अगर 2/3 जो बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस है, हाउसेज ऑफ कांग्रेस कौन सी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, ये अपर और लोअर हाउसेज हैं, अगर इनमें से 2/3 वोट से ये पास प्रपोज होता है तो फिर इसका रेटिफिकेशन किससे होगा, लेजिस्लेचर इन 3/4 स्टेट, ठीक। और सेकंड तरीका क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो कि स्टेट्स के द्वारा 2/3 स्टेट्स अगर कहती हैं कि हमें एक ही चीज़ को प्रपोज करती है कि इस तरीके का
हमें अमेंडमेंट चाहिए तो उसको रेटिफाई कौन करेगा, कन्वेंशन इन 3/4 ऑफ स्टेट। अब उसमें ये कैसे होगा रेटिफिकेशन, कन्वेंशन इन 3/4 ऑफ स्टेट से होगा। ठीक, अच्छा यही जो रिजिडिटी, इतना रिजिड है ये प्रोसेस, इसी की वजह से क्या हुआ है कि 200 सालों में भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली बीन अमेंडेड 27 टाइम्स, विच इज़ वेरी लेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी 75 ईयर्स ही हुए हैं, लेकिन इसमें कई सारे 100 के ऊपर अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो कैसा है, वो बोथ रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक, और जो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं जब से वो हुआ है, क्योंकि उसका एक एक्चुअल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो है ही नहीं, तो उसमें अमेंडमेंट्स ऑर्डिनरी तरीके से ही होते रहते हैं क्योंकि वो हाईली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे पॉपुलर सोवरेनिटी पे। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पर पीपल रूल करते हो, वी द पीपल। ठीक, तो पीपल जहाँ पर रूल कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, पॉपुलर सोवरेनिटी है, जहाँ पर लोगों का रूल है। ठीक, अब लोग क्या है, लोग तो रूल कर नहीं रहे, लोगों ने क्या किया है कि सरकार को अपना जो पावर है उसको डेलीगेट किया है। दे हैव डेलीगेटेड देयर पावर्स टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ओज इट्स अथॉरिटी टू द विल ऑफ पीपल। ठीक, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी कैसे हमें पता चलता है, जब जैसे हमारा प्रीएम्बल है इसमें भी हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया जैसे लिखा होता है, वैसे यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, वी द पीपल। इसके बाद कुछ और लाइंस भी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, केवल जो मेन लाइन है उसको हम लोग देखेंगे कि वी द पीपल डू ऑर्डेन एंड इस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने इसको कौन ऑर्डेन और इस्टेब्लिश कर रहा है, जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो यहाँ से पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट आ जाता है। Next is bicameral legislation. This is again very important and feature that the Constitution of USA provides for a bicameral legislation. 2 houses in the center. और जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या बताता है कि जो भी लेजिस्लेशन की पावर होगी, लेजिस्लेटिव पावर्स होगी, ही वो किस में वेस्टेड है, वो हमारे कांग्रेस में वेस्टेड है। और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस दो कांग्रेस के हाउसेज हैं है, जो कि पहला क्या है तुम्हारा सीनेट है और दूसरा क्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट जो है ये अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैसा है, लोअर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ 435 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक, ऑन पॉपुलेशन बेसिस। तो इसमें क्या है 435 मेंबर्स होते करेंटली ही, और ये क्या है, ये पीपल के थ्रू ही जो वहाँ के लोग हैं वही इन्हें पॉपुलेशन बेसिस पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और इनका जो ड्यूरेशन होता है ये कितना होता है, ये 2 years का ड्यूरेशन होता है। ठीक, हर 2 साल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। ठीक, और पॉपुलेशन बेसिस पे होता है, यानी जो सबसे छोटा स्टेट होगा वो उसके सबसे कम मेंबर्स होंगे, कम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और जो सबसे बड़ा स्टेट होगा उसके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया के यहाँ पर 53 रिप्रेजेंटेटिव्स है, और अलास्का के शायद 1 या 2 हैं। तो क्यों? क्योंकि अलास्का में पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इस वजह से। अब सीनेट पे आ जाते हैं हम लोग। सीनेट क्या है, द मेंबर्स ऑफ सीनेट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सीनेट कैसे इलेक्ट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके आते हैं, यानी हर स्टेट 2-2 सीनेट को मतलब 2-2 सीनेट अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं सीनेट में। ठीक, 2-2 सीनेटर्स। ईच स्टेट हैज़ 2 सीनेटर्स, मीनिंग दैट ईच स्टेट हैज़ 2 votes in the सीनेट। ठीक, द सीनेटर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 years। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 years होता है। इनका टाइम पीरियड है 6 years। ठीक, एक द टोटल नंबर ऑफ सीनेटर इज़ 100 एज द टोटल स्टेट्स आर 50। अब जब 50 स्टेट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सीनेटर्स कितने हो जाएंगे, 100 है। और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी पढ़ेंगे, तो आप लोग इनके जो भी फीचर्स है इसको आप नेक्स्ट वीडियोस में भी देख सकते हैं। इसे यहीं पे इन शॉर्ट हम लोग एज अ सेलियंट फीचर देख ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल से बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो मॉन्टेस्क्यू ने जो दिया था उसी पर बेस्ड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में
अप्लाई किया गया है। ठीक, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। The doctrine of separation of power divides power between the three pillars of government to prevent interference of one institution in the affairs of another. The powers are divided among Congress, President and Judiciary. यानी पावर्स का डिवीजन कर दिया गया है किसके बीच में, कांग्रेस के, प्रेसिडेंट और जुडिशरी के, यानी सबके अलग अलग इनकी पावर्स है। जैसे कांग्रेस के पास क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, प्रेसिडेंट के पास क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, और जुडिशरी के पास क्या है, आपका जुडिशियल पावर्स है। तो तीनों अपना अपना काम करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एज जुडिशरी भी संभाल रही है और एग्जीक्यूटिव वर्क भी कांग्रेस ही कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक, कांग्रेस हैज़ पावर टू मेक लॉज विच आउटलाइन जनरल पॉलिसीज़ जो है वो कैसे उनको बनाना जो है वो क्या है, कांग्रेस के हाथ में कि लॉज किस तरीके से बनेंगे। ठीक, लॉज को इम्प्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट या इन्फोर्स करना ये किसका काम है, ये प्रेसिडेंट का काम है। ठीक, उसके बाद क्या, जुडिशियल पावर्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट या फेडरल जो कोर्ट्स है वो लोग के हाथ में होती है। और जो भी लॉ से रिलेटेड केसेस हो या कंट्रोवर्सी हो रही है तो वो कन्फर्मिटी जो लॉ जैसा कह रहा है उस हिसाब से ये क्या करते हैं, अपना डिसीजन देती है। चेक्स एंड बैलेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है और इसको हम लोग अक्सर साथ में ही लिखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लेड डाउन बाय द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर। पावर के मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रिंसिपल है इसको यूज़ में लेते हैं। चेक्स एंड बैलेंस क्या है कि ऑल दो सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत हम लोग एक तरीके से चेक भी देते हैं। यानी कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी वजह से जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है, एक कांग्रेस, एक प्रेसिडेंट और एक जुडिशरी, तो इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर ये लोग एक तरीके से एक चेक रख सके। कैसे, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, यहाँ पर वीडू लिख दिया गया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर क्या होगा, वीटो। प्रेसिडेंट क्या करता है, वीटो कर सकता है एक बिल को। प्रेसिडेंट क्या करता है, वीटो करता है एक बिल को जो कि कांग्रेस, वीटो यानी कि उसको रिफ्यूज़ कर देना, जो कि कांग्रेस के द्वारा पास की गई हो, उसे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है। ऑल्दो अगर एक बार कांग्रेस ने पास किया, प्रेसिडेंट ने वीटो कर दिया, उसके बाद फिर से अगर 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस ने उस बिल को ही पास कर दिया तो प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता है। ठीक, और वीटो पावर्स, जब हम लोग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के उसमें वीडियो लेक्चर में आएंगे तो हम लोग उसमें वीटो पावर्स, पॉकेट वीटो, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के पास एक और जुडिशियल, ये तो इसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, उसके बाद जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के पास क्या होती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनको भी क्या करता है, ये अपॉइंट करता है एक तरीके से, लेकिन सीनेट के अप्रूवल के बाद। सो ऑल दिस इज़ अ साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंट्स राइज ऑफ डिक्टेटर्स। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे जो कि हमारा फेडरल सिस्टम है। अच्छा, फेडरल सिस्टम, फेडरल का मतलब ही क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली है कंपेयर टू अदर जो भी फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। यूएसए सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है फेडरलिज्म को, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी मिली हुई है। ठीक, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट which means that power are divided among center government and the states. According to Article 1, the federal government has jurisdiction over 18 matters. ये जो होंगे ये enumerated powers है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, तो इनमें हम लोग क्या, ये ऐसी पावर्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, और ये किसने दिया हुआ है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, इन्यूमरेटेड पावर। इसके बाद जो इन्यूमरेटेड पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बाद की जो पावर्स है वो क्या है, रेसिड्यूरी पावर्स है। और ये सारी रेसिड्यूरी पावर्स किस में वेस्टेड होती है, स्टेट्स में, यानी स्टेट्स इस पावर को यूज़ कर सकती है। ठीक, अब जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की फील्ड में ये भी हम लोग आगे जब एन्यूमरेटेड पावर, रेसिड्यूरी पावर और इम्प्लाइड पावर की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इम्प्लाइड पावर्स क्या होती है, कुछ ऐसी
जो एन्यूमरेटेड पावर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, लेकिन उसी से कोई दूसरी तरीके की पावर को डिराइव कर लेती है जो हमारी कांग्रेस है मतलब अगर दिया उसमें कुछ और है, जैसे कि ये टैक्स कलेक्ट करना या फिर कॉइन से रिलेटेड जो पावर दी हुई है, उसी से वो क्या करती है, अपना सेंट्रल बैंक बनाने की पावर को पा लेती है कांग्रेस, यानी सेंट्रल बैंक बना लेती है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का इम्प्लाइड पावर है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है क्लियरली, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसकी अथॉरिटी जो है ये एन्यूमरेटेड पावर से ही डिराइव कर ली है। ठीक, तो इम्प्लाइड पावर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट होता है यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स द पावर or election and their matters related to president. She is elected for a term of 4 years and is not answerable to Congress but cannot dissolve Congress. He has his cabinet to assist him in running his executive powers. जो भी पावर एंड पोजीशन एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इसको भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। रिपब्लिकनिज्म है यहाँ पर, इसका सेंस क्या है कि जो आपका ये यूएसए है, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्टेड हेड होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, रिपब्लिकनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर और एक हेरिडिटरी मोनार्क है जो कि हेड ऑफ स्टेट है। ठीक, इंडिया में भी कैसा है, इलेक्टेड हेड है। कैसा है, इलेक्टेड हेड है इंडिया में। ठीक, तो रिपब्लिकनिज्म, इंडिया भी एक रिपब्लिक है मगर यूके नहीं है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अब यहाँ पर कुछ 3 फीचर्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है, जो फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक, और इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रॉपर्टी, लिबर्टी और रिलीजन और असेंबली की फ्रीडम मिली हुई है। तो ये सब क्या है, ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है, ये सेलेंट फीचर है किसका, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डुअल सिटीजनशिप। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो सिटीज़न ऑफ अमेरिका आप हो ही हो, उसके बाद में आप जो भी स्टेट के हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कैलिफोर्निया स्टेट के सिटीज़न हो या कैलिफोर्निया में रहते हो तो आपको वहाँ की भी सिटीज़नशिप लेनी होगी। यानी यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर डुअल सिटीज़नशिप है। ठीक, यानी एक तो जो आप यूएस के तो सिटीज़न हो ही, और एक जिस स्टेट में आप डोमिसाइल कर रहे हो उसके भी आप सिटीज़न हो। ठीक, वेयर एज इंडिया जो है, यहाँ पर क्या है कि आप अगर आप केवल और केवल इंडियन सिटीज़न हो, आप कहीं पे भी आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूपी के हैं या फिर महाराष्ट्रियन है या फिर कश्मीर के हैं या किसी भी स्टेट की बात हो, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। स्पॉइल सिस्टम क्या होता है, स्पॉइल सिस्टम जो है ये काफ़ी ख़राब चीज़ है जो कि यूएसए के जो कि अब तो थोड़ी कम हो गई है, बट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी टाइम तक ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर एंड एक काफ़ी ज़्यादा इसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर था। स्पॉइल सिस्टम का होता क्या था कि जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो वो कई सारे पब्लिक ऑफिसेज में लोगों को भरता है। कई बार क्या होता है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब अपने हिसाब से अपने लोगों को वो क्या कर लेता था, अपॉइंट कर लेता था। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या होता था कि जब अगर अगली बार कोई और दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए तो वो क्या करता था, इन जो भी ये पॉलिटिकल रिश्तों की वजह से या पॉलिटिकल अपना सोर्स लगाकर जो लोग भी आए हुए होते थे पब्लिक ऑफिसेज में, तो वो प्रेसिडेंट क्या फ्रेश अपॉइंटमेंट्स करता था, जिसकी वजह से जो पब्लिक ऑफिसेज रहते थे इनमें बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती थी कि कभी कोई और मैनेज कर रहा है, उसके बाद कोई दूसरा प्रेसिडेंट आया तो उसको उसको छोड़ना पड़ा जो भी पब्लिक ऑफिसेज। तो इसमें कई सारी इनसिक्योरिटीज़ और इंस्टेबिलिटी भी होती थी। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सीनेट एज अ पावरफुल चैम्बर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर भी है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी ये आपके एग्जाम्स में आता है, दैट कि किस तरीके से सीनेट एक पावरफुल चैम्बर है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक लेस पावरफुल चैम्बर है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल इन विच लोअर हाउसेज आर मेड more powerful than the upper houses. In American Senate, it
बीइंग अपर चैम्बर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर इज़ मोर पावरफुल देन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कैसे? क्योंकि ये जो भी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता है उसको कंफर्म कौन करता है? सीनेट करता है। ठीक, एक इसी से रिलेटेड कंसेप्ट आता है सेनेटोरियल कर्टेसी का, उसको भी हम लोग आगे जब सीनेट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग फिलिबस्टरिंग और सेनेटोरियल कर्टेसी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे की जो वीडियोस होंगी। ठीक, फॉरेन ट्रीटीज़ भी अगर कोई प्रेसिडेंट साइन करता है उसको भी कौन कंफर्म करता है? सीनेट करता है। ठीक, और सीनेट क्या है? इट सिट्स एज अ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट टू ट्राई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल कोर्ट्स। इम्पीचमेंट और इसके अलावा कि भी सीनेट के बाद सभी तरीके की ऑलमोस्ट पावर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पावर्स, और एक होता है आपका कि ये इन्वेस्टिगेटिंग पावर भी इसके पास होती है, ये इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। तो ऑल इन ऑल सीनेट जो है ये काफ़ी पावरफुल चैम्बर है कंपेयर टू अदर अपर चैम्बर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम लोग डिटेल एक वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आप लोग इन नोट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।